गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाली क्लास में हम क्या पढ़ा चुके हैं? इकाई का अर्थ, इकाई का तात्पर्य, इकाई की परिभाषा और इकाई के क्या उद्देश्य। आज बच्चों हम क्या लेके आए हैं? इकाई योजना के प्रकार। इकाई योजना के प्रकार कितने? 2। इसके प्रकार हैं 2। पहला है पाठ्यवस्तु पर आधारित और दूसरा क्या है? अनुभव पर आधारित। पाठ्यवस्तु पर आधारित। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको पाठ्यवस्तु पर आधारित इकाई। ये पाठ्यवस्तु पर आधारित जो इकाई योजना ये भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की इकाई योजना के होते हैं। 2 प्रकार, पाठ्यवस्तु के आधार पर और अनुभव के आधार पर। पाठ्यवस्तु के आधार पर जो इकाई होती है वो कितने प्रकार की है? वो होती है 3 प्रकार की। नंबर 1 पहली होती है इसमें प्रकरण पद पर आधारित। पहली क्या होती है? प्रकरण पद पर आधारित। पहली जो इकाई पाठ्यवस्तु पर आधारित जो इकाई योजना होती है वो होती है प्रकरण पद पर आधारित। ये वे इकाई योजनाएं होती हैं जो किसी प्रकरण या अध्याय पर आधारित होती है। किसी प्रकरण या किसी प्रकरण पर आधारित होती हैं। कौन सी? प्रकरण पद पर आधारित इकाई योजनाएं या अध्याय पर आधारित होती है। प्रकरण पर कर लो या अध्याय पर कर लो जी। जैसे कहते हैं ना, आपको जब लेसन बनाया होगा कि आपने डिवाइडेशन किया, कौन सा प्रकरण है आज आपका, तो उसका संज्ञा प्रकरण है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है। या फिर साइंस के तो साइंस में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। वो सब वो पहला जो पाठ्यवस्तु पर आधारित होती है हम छोटे छोटे उपविभाजन में लेते हैं। तो जैसे इतिहास है, इतिहास में आपको किसके लोगे? महाराणा प्रताप का ले लोगे, अकबर का ले लोगे तो अकबर की क्या? अकबर की जीवनी, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, अकबर की राजनीतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर प्रकरण। तो पहला हो गया इसमें जो इकाई योजना की पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रकार है, पहला है उसमें प्रकरण पर आधारित। तो प्रकरण पर आधारित वो इकाई योजना होती हैं जो प्रकरण या अध्याय पर आधारित होती हैं, अर्थात आप किस पर लेना चाहते हो। नंबर 2 होती है इसमें सिद्धांतों पर आधारित। नंबर 2 है सिद्धांतों पर आधारित। और सिद्धांतों पर आधारित कौन सी होती है? इसमें क्या होता है? इसमें आते हैं शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधि, नियम, सिद्धांत। क्या आते हैं इसमें? शिक्षण सूत्र, नियम, सिद्धांत। ये सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण सूत्र कौन से? 6 शिक्षण सूत्र आपको पढ़े होंगे आपने। पूर्ण से अंश, ज्ञात से अज्ञात, सरलता से कठिन की ओर, महत्व अंश से पूर्ण की ओर, विश्लेषण, संश्लेषण, बहुत सारे हैं इसमें। जो बहुत सारे सिद्धांत हैं, नियम भी हैं, उनके आधार पर इकाई योजना के प्रकार होते हैं। शिक्षण सूत्र, नियम और सिद्धांत के आधार पर। अगला जो इसमें है वो है किसी मूल पहलू पर आधारित। पहला हो गया प्रकरण पर आधारित, दूसरा हो गया सिद्धांतों पर आधारित, नंबर 3 होगा मूल पहलू पर। मूल पहलू पर आधारित। किसी मूल पहलू पर आधारित। इसमें बालकों के वातावरण तथा संस्कृति का व्यावहारिक वास्तविक ज्ञान प्रदान करने हेतु पर्यावरण या संस्कृति के किसी मूल पहलू को लेकर बालकों के वातावरण एवं संस्कृति के आधार पर, मूल रूप से ये कि बालक किस परिवेश से है, किस वातावरण से है, उसके व्यवहारगत परिवर्तन किस प्रकार से लाने हैं, वो मूल पहलू पर आधारित इकाई योजना का प्रकार होना चाहिए। क्या होता है? बालकों के व्यवहारिक वातावरण पर, बालकों के व्यवहारगत
बालकों के व्यवहार, वातावरण, संस्कृति, वास्तविक का ज्ञान, संस्कृति का वास्तविक ज्ञान, संस्कृति का वास्तविक ज्ञान प्रदान करने हेतु पर्यावरण और संस्कृति के किसी मूल पहलू पर आधारित, संस्कृति का वातावरण और संस्कृति का जो वास्तविक ज्ञान है उस पर आधारित होकर बालक को मूल तह तक, मूल पहलू तक जोड़ा जाता है। बालक का जो व्यवहार, बालक किस परिवेश से आया, किस वातावरण से आया, कैसी उसकी स्थिति है, उस सबको ध्यान में रखते हुए इकाई योजना के प्रकार में समाहित किया गया है, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इकाई योजना कितने प्रकार की थी? ये दो, पाठ्यवस्तु आधारित और अनुभव के आधारित। पाठ्यवस्तु आधारित भी 3 प्रकार की थी। पहला था प्रकरण पद पर आधारित, अर्थात आप प्रकरण या अध्याय से कोई भी टॉपिक लेकर अपने इकाई योजना को बना सकते हो। दूसरा है सिद्धांतों पर आधारित, शिक्षण सूत्र, नियम और सिद्धांतों के द्वारा कौन कौन से शिक्षण सूत्र इसमें लगेंगे, कौन कौन से नियम और सिद्धांत इसमें काम आएंगे। कहाँ ये नहीं कि हम सारी चीज़ों को एक में ही कर दें, वो चीज़ भी गलत है। अगर एक सारे सूत्र भी फिट कर दिए जाएं तो भी पाठ आपका सुगम, सरल और सटीक नहीं होगा, उसमें भी दुष्प्रभाव आ जाएंगे। तीसरा ऐसे मूल पहलू पर आधारित। मूल पहलू पर आधारित क्या होगा? बालकों के वातावरण, बालकों के वातावरण, भौगोलिक और व्यवहारिक संस्कृति का वास्तविक ज्ञान देना, अर्थात उसके अनुसार ही इकाई योजना का निर्माण करना। ये किसके आधार पर था? पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रकार। अब दूसरा जब हम प्रकार बताएंगे वो भी कितने प्रकार का होगा, ये देखिए, वो है अनुभव के आधार पर। नंबर 2 है अनुभव के आधार पर। अनुभव के आधार पर, अभी आपने पाठ्यवस्तु के आधार पर पढ़ा था, अब पढ़ोगे अनुभव के आधार पर। इस पर भी यह 3 प्रकार का होता है। रुचि पर आधारित पहला है, ये भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। इसमें पहला है रुचि के आधार पर। रुचि के आधार पर बालकों के रुचि के अनुसार ही प्रकरण का निर्माण किया जाना चाहिए, इकाई योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के बालकों की रुचियों को देखते हुए उसी के आधार पर इकाई योजना बनानी चाहिए। विभिन्न स्तर के बालक होते हैं, मंदबुद्धि भी होते हैं, सृजनशील भी होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं। उन बालकों के IQ भी देखना चाहिए कितनी है, उनका बालक का स्तर भी देखना चाहिए, बालकों की रुचि भी देखनी चाहिए। बालक की किस चीज़ में रुचि है, किस तरह से बालक अध्ययन कर पाएगा, उसके आधार पर इकाई योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें भी है नंबर 2, पहला होगा रुचि के आधार पर। दूसरा है इसमें उद्देश्य पर आधारित। उद्देश्य पर आधारित, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर इकाई योजनाओं के आधार पर उद्देश्य होता है। इन इकाई योजना के आधार वह उद्देश्य होता है जो छात्रों को ज्ञान प्राप्त कराना। उद्देश्य मूल क्या हो जाता? पाठ का हम जो भी प्रकरण पढ़ा रहे हैं, जो भी अध्याय पढ़ा रहे हैं, हमारा मूल उद्देश्य क्या होगा? छात्रों को ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात जैसे तैसे कैसी वो छात्रों के समझ में आना। कोई भी चीज़, कितनी भी कठिन चीज़ हो, उसको सरलतर तरीके से समझाना, ये उद्देश्य, मतलब उसको मूल लक्ष्य की प्राप्ति होना। इकाई योजना का निर्माण किया जाना चाहिए बालक की रुचि के अनुसार, उद्देश्यों के आधार पर। और नंबर 3 है इसमें आवश्यकता पर आधारित। नंबर 3 है आवश्यकता पर, आवश्यकता के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर जो इकाई योजना बालकों के व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर बनाई जाती है, वे
इसी श्रेणी में आती हैं। जी हाँ, आवश्यकता के आधार पर से क्या मत तात्पर्य है? विभिन्न बालकों का IQ, प्रत्येक जो बालक है, सारे बालक एक समान नहीं होते, सारे बालक अलग अलग तरीके के होते हैं। उन बालकों की क्या क्या आवश्यकता है, एक तो बिल्कुल प्रतिभाशाली, एक बिल्कुल मूढ़ बुद्धि का, तो उसके अनुसार हमें इकाई योजना बनानी चाहिए। मतलब सरलता से कठिनता की ओर, कि जो प्रतिभाशाली है, जो इंटेलिजेंट बालक है, वो तो तुरंत समझ जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल ही औसत है, औसत से भी नीचे है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसको सामान्य तक कैसे पहुंचाएं। प्रतिभाशाली दूर की बात, उसको सामान्य वे में किस प्रकार से लाएं। तो बालक की आवश्यकता के अनुसार हमें इकाई का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे बालक ग्रोथ कर सके, विकास कर सके, बालक अपने आप में सीख सके, अनुभव कर सके, थोड़ा बहुत उसको वो भी अपने मानसिक शक्ति से इन चीज़ों को सीख सके। तो नंबर 1 क्या बताया था? बालक के अर्थात अनुभव के आधार पर बताया था, रुचि के आधार पर इकाई योजना बनाना। उसके बाद उद्देश्यों के आधार पर इकाई योजना बनाना, बालक का मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य की प्राप्ति करना, बालक की रुचि के अनुसार इकाई योजना बनाने, और आवश्यकता को देखते हुए इस समय, जैसे आवश्यकता ये भी है कि बालक बिल्कुल डल है, एक प्रतिभाशाली। आवश्यकता ये है कि इस समय हमारे समाज में कौन कौन से परिवेश कुरीतियाँ हैं, उनके प्रति सजग करना, या कौन कौन सी महामारियाँ हैं, उनके प्रति आवश्यकता है हमारे सिलेबस में डालने के लिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बालक को हमें समझानी चाहिए, वो भी इकाई के अनुसार हम बालक को पढ़ा सकते हैं, बालक का ज्ञान डेवलप कर सकते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार भी हम इकाइयों का प्रयोग किया जा सकता है। हमारा समाज बदलता हुआ परिवेश है। प्राचीन काल में अलग व्यवस्था थी, मध्यकाल में अलग व्यवस्था थी, आधुनिक और वर्तमान काल में अलग व्यवस्था है। उन सारी चीज़ों को हमें समाहित करते हुए बालक की आवश्यकता, इस समय बालक को क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, उन चीज़ों को अपनी इकाई योजना में समाहित किया जाना चाहिए आवश्यकता के अनुसार। इसके बाद हम आपको इकाई योजना की बनाते समय जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी बात कराएंगे। इकाई योजना के आपको प्रकार बता दिए, इकाई योजना के आपको उद्देश्य बना दिए। अब जो निम्न महत्वपूर्ण जो बातें हैं इकाई योजना बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनका प्रयोग बताते हैं। इकाई योजना के समय निम्न बातें, महत्वपूर्ण ध्यान योग्य बातें ध्यान देनी चाहिए। इकाई योजना बनाते समय हमें क्या करना है, क्या गलती नहीं करनी है, ध्यान योग्य बातें। इसमें नंबर 1, इकाई की परिभाषा एवं संकल्पना के अनुसार पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभक्त किया जाना। इकाई की जो पूर्वोक्त परिभाषा है, पहले जो की जा चुकी परिभाषा है उनको इकाई की पूर्वोक्त परिभाषा एवं संकल्पना के अनुसार ही पाठ्य वस्तु को एवं संकल्पना के अनुसार ही पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए। विभाजित, पहला जो मूल इसका जो बातें हैं वो है इकाई की पूर्वोक्त परिभाषा संकल्पना के अनुसार ही पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभक्त किया जाना चाहिए। इकाई किसी एक निर्दिष्ट विचार तथा समस्या के प्रयोजन पर केंद्रित होनी चाहिए। क्या इसमें पूर्वोक्त जो पहले कही गई है उसकी परिभाषा एवं संकल्पना के अनुसार पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली महत्वपूर्ण बातें हैं। जो आवश्यकता है वर्तमान परिवेश में, जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के अनुसार
जो समस्या चल रही है उन समस्याओं के अनुसार हमें इकाई का प्रयोजन किया जाना चाहिए। नंबर 2 इसमें बातें हैं। नंबर 2 जो महत्वपूर्ण देने योग्य बातें हैं वो है इकाई के अंतर्गत विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। इकाई के अंतर्गत विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण बातें ज्ञानार्जन के लिए दी जानी चाहिए। महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बालकों को ज्ञानार्जन के लिए देनी चाहिए। इकाई के अंतर्गत हम जो कोई भी प्रकरण पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण में आज जैसे महाराणा प्रताप का प्रकरण है जो या वर्तमान समस्या की जो समस्या है उसके बारे में हमें छात्रों को पहले ही बता देना चाहिए कि इस इकाई में इसको पढ़ने का ये उद्देश्य है, ये हमारे लिए आवश्यकता है, किस प्रकार की हमें नीड होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बालकों को पहले ही बता देनी चाहिए। ये हमें इकाई योजना बनाते हुए महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगली जो इसमें पॉइंट है वो है इकाई से संबंध विभिन्न उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, व्यवहारगत परिवर्तन। क्या होगा इसमें? व्यवहारगत परिवर्तन। छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन जो हम इकाई पढ़ा रहे हैं, इकाई का जिसने हमने निर्माण किया उससे छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इसको ध्यान में रखते हुए छात्रों में अपेक्षाकृत जो भी हम कार्य करते हैं उसमें व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, सीखना चाहिए। तो इससे होगा वो ही छात्रों को इकाई के रूप में हमें संप्रेषित किया जाना चाहिए। अगला जो इसमें बिंदु है वो है शिक्षण बिंदु संक्षेप में लिखे जाने चाहिए। जी हाँ, अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षण बिंदु संक्षेप में लिखे जाने चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो हम शिक्षण बिंदु डाल रहे हैं वो क्या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो संक्षेप में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लघु रूप में होना चाहिए। ये नहीं कि हमने ये इकाई पद्धति और इसके अनुसार और ये पाठ, ये तो हमारे पूरे हो गए तो एक पाठ्य वस्तु हो गई, तो पाठ्य वस्तु में इकाई पद्धति मेथड हो गया। अब इसमें भी जो शिक्षण बिंदु है हम कौन कौन से शिक्षण बिंदुओं का प्रयोग कर रहे हैं उसका संक्षेप में विवरण होना चाहिए, न कि विस्तृत रूप में। इकाई बनाते समय ये हमें महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। शिक्षण बिंदु का हम प्रयोग करेंगे तो वो हमें संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है गृह कार्य तथा दत्त कार्य कक्षा स्तर के अनुसार उपलब्ध होने चाहिए। इकाई योजना में हम जो गृह कार्य देते हैं और जो कक्षा का स्तर होता है, गृह कार्य तथा कक्षा के स्तर के अनुसार इकाई जो मेथड है उसका हमें प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला जो लास्ट बिंदु है वो है मूल्यांकन प्रविधियों में वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक। जब हम मूल्यांकन करते हैं, बालकों का मूल्यांकन किया जाता है, जब सारी इकाई हमारी समाप्त हो गई, पाठ हमने पढ़ लिया, फिर उसका जो सार लिखकर फिर बालकों का मूल्यांकन किया जाता है। उस मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ एवं लघुत्रात्मक प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया जाना चाहिए, जिससे बालक को छोटा और बड़ा, छोटे रूप में अर्थात वस्तुनिष्ठ रूप में,
वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक प्रश्नों का मूल्यांकन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। किसके रूप में? मूल्यांकन के रूप में। पाठ इकाई योजना पूरी आपकी समाप्त हो गई, आपने सारे शिक्षण बिंदुओं का प्रयोग कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे? छात्रों का मूल्यांकन। तो वो किस प्रकार? वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन के रूप में आप छात्रों को उनकी विधियों में समाहित किया जाना चाहिए। ये कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई हैं। अब इसमें आ जाएंगे इकाई योजना की विशेषताएं। इकाई योजना की विशेषताएं। अब इकाई योजना की विशेषता क्या हो गई? नंबर 1 इकाई योजना की विशेषता है किसी उद्देश्य के लिए क्रियाकलापों का विवेकपूर्ण संगठन। विशेषता में आ जाएगी किसी योजना के लिए क्रियाकलापों में योजना का संगठन। किसी उद्देश्य के लिए क्रियाकलापों का विवेकपूर्ण उद्देश्य के लिए योजना का क्रियाकलापों में विवेकपूर्ण संगठन। जी हाँ, जो हम उद्देश्य की पूर्ति करना चाह रहे हैं, जिस योजना का हमने निर्माण किया उसका लक्ष्य क्या होगा, उन क्रियाकलापों का हमें विवेकपूर्ण अपनी इकाई योजना में समाहित किया जाना चाहिए। विवेकपूर्ण ये नहीं कि जल्दी जल्दी में कुछ भी हो उसको डाल दिया, वो चाहे अर्थपूर्ण हो या अनर्थपूर्ण हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो किसी उद्देश्य के विवेकपूर्ण क्रियाकलापों में विवेक के अनुसार ही हमें किया जाना चाहिए। इसकी ये पहली विशेषता है। नंबर 2 है आवश्यक पाठ्य वस्तु का समावेश तथा नियोजित शिक्षण व्यवस्था। आवश्यक पाठ्य वस्तु का निर्माण, एवं शिक्षण व्यवस्था को नियोजित किया जाना चाहिए, नियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। आवश्यक जो पाठ्य वस्तु का निर्माण एवं शिक्षा व्यवस्था का नियोजित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस पाठ्य वस्तु का हमारे वर्तमान परिवेश में आवश्यकता है, नीड है हमारे लिए, हमारे बालकों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसका निर्माण कर शिक्षण व्यवस्था को नियोजित किया जाना चाहिए। ये इसकी क्या हो गई? विशेषता है। अगली जो विशेषता है वो है मानसिक एवं शारीरिक शिक्षण में सक्रिय रूप से भाग ले सकने की व्यवस्था। मानसिक रूप से भी बालक सक्रिय हो और शारीरिक रूप से भी बालक का मानसिक और शारीरिक विकास होगा। इससे वो ध्यान एकाग्रचित करके तल्लीनता से वो चीज़ देखेगा और सुनेगा और पढ़ेगा, तो बालक का मानसिक और शारीरिक क्या होगा? इसमें विकास। अगला जो इसकी विशेषता है वो है नई समस्याओं और परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता। जी हाँ, नई परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन के लिए, जी हाँ, जो नई नई समस्याएं आ जाती है छात्रों के आगे बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं और परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार को परिवर्तित कर सकने की क्षमता। नई परिस्थितियां जब छात्रों के सामने आ जाती है, समस्याएं सामने आ जाती है, तो उसके व्यवहारगत परिवर्तन करते हुए वो उसका निजात किस प्रकार से करे, उस समस्या का हल बालक किस हिसाब से निकाले, उस क्षमता का विकास करना। नई परिस्थितियों के या समस्या को छात्रों के द्वारा किस प्रकार से समाहित अर्थात उसको समाप्त किया जा सकता है।
अवसर विभिन्न प्रकार के कौशलों का निर्माण करना एवं योगदान एवं अनुक्रियाओं का विकास करना। अगला विषय कौन है? वो है प्रयासक विभिन्नताओं की संतुष्टि। कौन सी? वो है विभिन्नताओं की संतुष्टि। जी हाँ, हर बात की अलग अलग आयु के अनुसार आयु के अलग अलग होते हैं, विशिष्ट प्रकार के बात होते हैं, सारे बात समान नहीं है। हम कहते हैं सभी को मानना है, पर 500 के वो भी समान नहीं। एक नाम के जो 5 बालक होते हैं, 2 बालक वो भी समान नहीं होते। उसी तरह व्यक्ति की विभिन्नताओं को देखते हुए इकाई योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। उसी के अनुसार बालक की शिक्षा दी जाती है। इससे बालक क्या होगा? संतुष्ट होगा। ऊपर भी है सारे बालकों की आयु पुस्तक को देखते हुए इकाई योजना का हमको निर्माण किया जाना चाहिए। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है वो है छात्रों में सहयोग, विनम्रता, सहनशीलता। अगला जो पॉइंट है छात्रों में सहयोग, विनम्रशीलता, छात्रों में सहयोग, विनम्रशीलता, सहनशीलता आदि के गुणों का सहनशीलता आदि के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। क्या विकास किया जाना चाहिए? छात्रों में सहयोग, विनम्रता, सहनशीलता आदि के विकास में सहायक हो। विद्यालय पद्धति जिस पद्धति के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं वो छात्रों में क्या सहयोग की आपस में सहयोग की भावना व्यक्त करेंगे कि झगड़े की नहीं जैसी सहयोग की भावना बात विनम्रशील बने, सहनशीलता हो आपके अंदर कुछ दे आपको होता है सहनशील करने की गुंजाइश क्रिया व्यक्ति गुणों का विकास करना चाहिए। हमारा हमारे कार्य बनाते उन सारी चीजों में ये चीज समान होनी चाहिए। इससे बालक का विकास अच्छे से हो जाए। अगला जो इसमें पॉइंट है बालक में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना। बड़े बात में क्या होगी? पढ़ने की तलब जागृत होगी, स्वाध्याय करने के बाद में विवेक होगा। तो बालक में स्वाध्याय करने की चिंतन करने की क्या होगी? प्रवृत्ति विकसित की जाए। प्रवृत्ति को उनसे इकाई योजना के अंतर्गत ये इकाई योजना क्या विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है पाठ्यक्रम की समय पर करने, पाठ्यक्रम को समय पर नियोजित करना। अगला जो इसमें है वो है पाठ्यक्रम को समय पर समय पर ही पाठ्यक्रम का नियोजन नहीं आपको जो शुरू दिया गया उससे पहले ना तो पहले ना ही बाद में नियमित रूप से प्राथमिकता बनाते हुए हमें पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न टॉपिक है वो है इसका पॉइंट वो है इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य तथा व्यापक होता है। अगला टॉपिक है इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य एवं व्यापक होना चाहिए। इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य तथा व्यापक होता है। जिस चीज से जिस काम करने वो हमारे लिए मतलब क्या है अच्छा है और उसको प्राप्त करने को हमें अपने जो लक्ष्य है अपने मूल
होती है। अच्छी इकाई का निर्माण करते हैं प्रकरण के अनुसार, तो गुणा शक्ति सामान्य दृष्टि से क्या होती है, मिल गई है कि अब गई, मतलब उसने ज्यादा पढ़ लिया टीवी और समय को भी देखते हुए तो क्या होती है, अच्छी इकाई योजना होनी चाहिए। इकाई योजना संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का स्पष्ट चित्रण है। संपूर्ण इकाई योजना समय इकाई योजना संपूर्ण शिक्षण का स्पष्ट चित्र है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप पता नहीं उसका नाम पर जैसे होगी समझ, अब इसके अंदर कौन कौन सी इकाई है, उन इकाइयों से हमें क्या संपूर्ण शिक्षा है, उस शिक्षा का क्या है, स्पष्ट चित्र है। इसके माध्यम से ही हम हमारी शिक्षण व्यवस्था को अच्छे से सुचारू रूप से आराम से चला सकते हैं। हमारी इकाई योजना संपूर्ण रूप से शिक्षण का स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से की गई एक योजना है। यह कदम इकाई योजना में आधुनिक शिक्षा में होने वाले परिवर्तनों में एक मुख्य परिवर्तन होता है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा जो प्रणाली है, इस समय के बारे में आवश्यक रूप से अपने पाठ्यक्रम में निर्माण करते हुए उसका निर्माण इकाई के निर्माण किया जाना चाहिए। आधुनिक जो सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखते हुए हमारी शिक्षण व्यवस्था को हमें सुचारू रूप से आधुनिक युग के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और दैनिक पाठ्य योजना बनाई जाती है। क्या बनाती है? वार्षिक भी बनाते हैं, दैनिक भी बनाते हैं, मासिक भी बनाते हैं। दैनिक में देखा क्लास में देखा होगा आपको दैनिक पाठ्य योजना। आज हमने ये चीज पढ़ानी है, पाठ में क्लास में जाने से अध्यापक पढ़ता है, उसको क्या करना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए। तो दैनिक पाठ्य योजना, फिर मासिक पाठ्य योजना और फिर वार्षिक पाठ्य योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे अध्यापक पढ़ाने से पूर्व पाठ्य उद्देश्य, विषय वस्तु या आवश्यक सामग्री निश्चित कर सकता है। पाठ्य उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, ये सारी चीजें रूप में अगर वो अध्ययन करेगा, एक सीक्वेंस से रखेगा, तो उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। सीक्वेंस के अनुसार अध्यापक जब अध्ययन कराता है, पाठ्य से हमारी पुस्तकों को उतार के लेता है, तो उसको पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आज हमने विशेषताएं पढ़ी। विशेषता कि आपको पूरा समझ में आया हो। इकाई योजना के प्रकार पढ़े, इकाई योजना की कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, पाठ्यक्रम आधारित और अनुभव आधारित। पाठ्यक्रम आधारित 3 प्रकार के होते हैं, प्रकरण के आधार पर, ये सिद्धांतों के आधार पर, मूल पहलू के आधार पर, प्रकरण सिद्धांत और मूल पहलू। उसके बाद हमने आपको बताया था अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर बताया था, रुचि के आधार पर। उसके बाद बताया था आपको उद्देश्य प्राप्ति के आधार पर और आवश्यकता के अनुसार। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने आपको विशेषताएं, कौन सी विशेषताएं इकाई योजना की है